के सीखो ज्ञान गंगा में। और हम कर रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का टॉपिक 3 सेंसस एंड सैंपल मेथड, जनगणना और प्रतिदर्श विधि। इसमें हम इसके मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, जनगणना विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है? ए, जिनमें जनसंख्या का आकार बड़ा हो, जिनमें उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता न हो, जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाई हो, और डी, जिनमें विभिन्न इकाइयों के गहन अध्ययन की आवश्यकता न हो। तो जनगणना विधि हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर जो मध्य होती हैं वो समरूप नहीं होती, बल्कि उनके गुण अलग अलग होते हैं। तो उस प्रकार की जनसंख्या के लिए हम जनगणना विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो सी बनेगा, जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाई हो। क्वेश्चन नंबर 2, देश में जनसंख्या की गणना करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जनगणना विधि, बी प्रतिदर्श विधि, सी दोनों, ए तथा बी और इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या की गणना करने के लिए हम जनगणना विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर ए होगा, जनगणना विधि। थर्ड क्वेश्चन है, प्रतिदर्श की जो विश्वसनीयता होती है वो निर्भर करती है प्रतिदर्श के आकार पर, प्रतिदर्श की विधि पर, प्रगणकों के प्रशिक्षण पर, उपरोक्त सभी। तो जो सैंपल होता है उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो इन तीनों ही बातों पर निर्भर करती है कि सैंपल लेने वाला पर्सन कौन है, वो कितने आकार में सैंपल ले रहा है, वो प्रशिक्षित है या नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श की एक विधि है? सविचार प्रतिदर्श, यादृच्छिक प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही जो हैं वो सैंपल मेथड की विधियां हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रतिदर्श विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव का समान अवसर प्राप्त होता है। तो प्रतिदर्श की वह विधि जिसमें सभी को समान अवसर मिलता है चुने जाने का, उसको यादृच्छिक विधि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यादृच्छिक विधि। क्वेश्चन नंबर 6, लॉटरी निकालने के लिए डैश विधि प्रयोग में लाई जाती है? यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि, बी सविचार प्रतिदर्श, सी स्तरित प्रतिदर्श और डी कोटा प्रतिदर्श। तो लॉटरी निकालने के लिए हम यादृच्छिक जो प्रतिदर्श विधि होती है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि लॉटरी निकालने के लिए सभी मदों को समान अवसर दिया जाता है कि किसी का चुनाव हो सकता है। तो उसके लिए जो रैंडम सैंपलिंग होती है उसका प्रयोग करते हैं हम, जिसको हम यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पक्षपात की संभावना होती है यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि में, सविचार प्रतिदर्श विधि में, स्तरित प्रतिदर्श विधि में और कोटा प्रतिदर्श विधि में। तो सविचार जो विधि होती है उसमें पक्षपात की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो सैंपल लेने वाला पर्सन होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने विचार से सैंपल लेता है। तो जो बी है वो इसका आंसर होगा, सविचार विधि। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जब अन्वेषणकर्ता जनसंख्या इकाइयों को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर प्रतिदर्श का चुनाव करता है तो वह किस विधि का प्रयोग करता है? सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि, कोटा प्रतिदर्श विधि, स्तरित प्रतिदर्श विधि और डी दोनों विधि सी। तो जब जनसंख्या की इकाइयों की विशेषताएं विभिन्न होती है और उसके आधार पर सैंपल जाता है तो वह कोटा विधि या स्तरित प्रतिदर्श विधि हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, दोनों बी तथा सी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिदर्श विधि तथा जनगणना विधि की तुलना निम्नलिखित तत्वों में से किसके आधार पर की जाती है? तो सैंपल और जो सेंसस मेथड है उनमें जो तुलना की जाती है वो सर्वेक्षण के क्षेत्र के आधार पर, आंकड़ों की शुद्धता के आधार पर, संकलन की लागत के आधार पर और डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही इसके आधार हैं, तीनों ही आधार पर इसकी तुलना होती है। तो डी आंसर होगा इसका, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के अवसर होते हैं? समान, असमान, शून्य और इनमें से कोई नहीं। तो जो रैंडम सैंपलिंग मेथड होती है उसमें प्रत्येक मद को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, समान। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, डैश विधि जनसंख्या के छोटे आकार के लिए उपयुक्त है। तो अगर जनसंख्या आकार छोटा हो तो उसके लिए जनगणना विधि उपयुक्त होती है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा जनगणना विधि।
नाउ सेकंड, प्रतिदर्श प्रणाली तब उपयुक्त होती है जब अनुसंधान का क्षेत्र डैश हो। तो हम सैंपल मेथड तब बनाते हैं जब हमारे सामने जो अनुसंधान हो वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में हो। तो सेकंड का जो आंसर है वो है विस्तृत क्षेत्र। नाउ थर्ड, विधि डैश विधि उस समय अपनाई जाती है जब किसी समग्र की इकाइयाँ एक समान होकर विभिन्न विशेषताओं वाली हो। जब समग्र की इकाइयाँ विभिन्न विशेषताओं वाली हो तो उस समय हम स्तरित विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा स्तरित विधि। क्वेश्चन नंबर 4, सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि में डैश को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़ता हो उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव करना है, अनुसंधानकर्ता या गणक। तो सुविधा अनुसार जो प्रतिदर्श विधि होती है उसमें गणक का कोई रोल नहीं होता, उसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं सैंपल इकट्ठे करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुसंधानकर्ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदर्श विधि अवैज्ञानिक तथा अविश्वसनीय है, डैश कोटा या सुविधा अनुसार विधि। तो सुविधा अनुसार जो विधि होती है वो अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय होती है क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जो है सैंपल इकट्ठे करता है। तो सुविधा अनुसार आंसर आएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना विधि में गणनाकारों की डैश संख्या की आवश्यकता होती है। तो जनगणना विधि की अगर बात करें तो अगर इसमें गणकारों की बात करें तो जनगणना विधि में जो गणक होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि जनसंख्या की गणना करने के लिए बहुत ज़्यादा गणक चाहिए हमें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अधिक। नाउ लास्ट, प्रतिदर्श की विश्वसनीयता डैश के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। तो सैंपल जो लिया जाता है वो सैंपल लेने वाले के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। तो इसमें उत्तरदाताओं की कोई बात नहीं आएगी। जो प्रगणक होते हैं उनको हम सैंपल लेने वाले बोलते हैं, तो वो जो होते हैं वो सैंपल इकट्ठा करते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा प्रगणक। थैंक यू।